हे गाइस, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हमारे चैनल पे कंप्यूटर की एक सीरीज़ चल रही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक वीडियो अपलोड किया था और आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अभी कुछ दिनों में बिहार बिजली विभाग भर्ती में कई सारे पोस्ट आए हैं, तो सभी पोस्ट में कंप्यूटर का एक अच्छा खासा सिलेबस दिया गया है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो बिहार बिजली विभाग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज़ में देखा है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में देख लिया हमने, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के प्रकार, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा एक वीडियो और मैंने लाया था कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बाइनरी डिजिट्स, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कहने का मतलब भाषा। तो एक ऐसी भाषा जो कंप्यूटर समझता हो। कंप्यूटर से हम लोग किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, कौन सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही इस सेशन में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाएं संचार का एक साधन है। तो जाहिर सा बात है, भाषा संचार का एक साधन है, क्योंकि अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करना है तो भाषा ही वह साधन है, वह माध्यम है। आमतौर पर लोग एक भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो हम लोग उस इंसान से उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं संचार करने के लिए जो वो समझता हो। जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, तमिल हो गया। अगर हम लोग किसी विदेशी से, फॉरेनर से बात कर रहे हैं तो हम उस देश की भाषा को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। उसी पैटर्न पर कंप्यूटर के साथ संचार एक भाषा के माध्यम से किया जाता है। जब संचार करना है, यहाँ इंसान की बात नहीं हो रही है, एक इंसान और एक कंप्यूटर के बीच में, तो हमें किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यह भाषा उपयोगकर्ता यानी हम लोग यूज़र और मशीन दोनों द्वारा समझी जाती है। मतलब कि हम लोग भी उसे समझते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, और मशीन भी उस भाषा को समझती है। अब चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी जैसी हर भाषा की तरह हिंदी के भी अपने व्याकरणिक नियम हैं। तो जाहिर सा बात है, हर भाषा में एक व्याकरण होता है जिसके तहत वो डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत वह भाषा लिखा जाता है या फिर बोला जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर भाषा उस भाषा के सिंटैक्स के रूप में ज्ञात नियमों से बंधी होता है। मतलब कि हर एक कंप्यूटर का भाषा, जो भी कंप्यूटर भाषा होती है ना, जितने प्रकार के भी कंप्यूटर भाषा है, हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। उस भाषा के सिंटैक्स, यहाँ ग्रामर नहीं शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर भाषा के बारे में सिंटैक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिंटैक्स एक तरीके का दायरा होता है, एक नियम कानून का बंधन होता है जिसके तहत वह भाषा लिखी जाती है, के रूप में ज्ञात नियमों से बंधित होता है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करते समय उपयोगकर्ता उस सिंटैक्स से बंधा होता है। तो जाहिर सा बात है, उस सिंटैक्स में ही रह के हमें कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा को वर्गीकृत किया गया है तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब निम्न स्तरीय भाषा, और हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब उच्च स्तरीय भाषा। अब ये क्या है लो लेवल और हाई लेवल, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा। तो लो लेवल का अर्थ है मशीन को समझने के तरीके से निकटता। मतलब कि ऐसी भाषा जो मशीन यानी कंप्यूटर जितना जल्दी उसे समझ सकता है, उसके बेसिस पे ये लेवल बांटा गया है, लो और हाई। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसे कंप्यूटर बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से समझ सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है, निम्न स्तरीय भाषा, उसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, इसे हिंदी में मैंने नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि ये बहुत ही ईजी भाषा है। चलिए इसे मैं हिंदी में ही समझा दूंगा। दिस इज़ द लैंग्वेज, मतलब कि ये वो भाषा है, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस कॉन बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, मैंने कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर। तो ऐसा भाषा है जिसमें जीरो और वन का इस्तेमाल किया जाता है, वह कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। यहाँ मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है कि यह मशीन निर्भर है।
मतलब कि जिस मशीन पे वह प्रोग्राम लिखा गया है सिर्फ वही मशीन इसे समझ सकता है, दूसरा मशीन नहीं। अब इसका उदाहरण मैं देता हूँ। अगर हम लोगों ने एमएस वर्ड पे, आज के टाइम में एमएस वर्ड पे कोई फाइल हम लोग बनाते हैं और उस फाइल को दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग खोल के देख सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था। उसमें क्या होता था कि अगर मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 1 के फॉर्म में अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं एक कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पे, तो वह प्रोग्राम सिर्फ इसी कंप्यूटर पे चलेगा, ना कि दूसरे कंप्यूटर पे। अगर दूसरे कंप्यूटर पे उसी प्रोग्राम को हम लोगों को ओपन करना है या खोलना है तो फिर से हमें 0101 मतलब बाइनरी डिजिट के फॉर्म में उसे लिखना होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इवन मोर डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स। मतलब कि यह बहुत मुश्किल होता है सीखने में। जाहिर सा बात है 0101 पहले कोई भी डिजिट होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, उसे पहले हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब हम उसमें प्रोग्राम डायरेक्टली लिखेंगे। तो इसीलिए इसे सीखना बहुत मुश्किल होता है और इवन मोर डिफ़िकल्ट और भी कठिन होता है इसमें प्रोग्राम लिखने में। अब जाहिर सी बात है, अगर सपोज़ करिए आपको बोला जाए कि आप जो भाषा बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश, उसको छोड़ के आप एक ऐसी भाषा लिखिए जो सिर्फ 0 और 1 से हो। तो अगर मैथ में ही ये बोला जाए कि हाँ इस नंबर को कन्वर्ट करके सिर्फ 0 1 के फॉर्म में ही आपको सभी चीज़ लिखना है एक पेज, तो आपको कितना समय लग जाएगा। तो इसीलिए मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब चलिए दूसरा जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड्स कंप्राइजिंग 0 and 1 आर सब्सटीट्यूटेड बाय सिम्बॉलिक कोड्स कॉल्ड निमोनिक्स टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। ये कहने का मतलब कि ये एक ऐसी भाषा थी जहाँ पे मशीन कोड 0 और 1, मशीन कोड कहने का मतलब कि 0 और 1, इनको सब्सटीट्यूट किया गया, मतलब इनके बदले कोई और तरीके का कोड इस्तेमाल किया गया जो सिंबॉलिक कोड थे। सिंबॉलिक कोड कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का सिंबल इस्तेमाल किया जाता था और उसे निमोनिक्स बोला जाता है, निमोनिक्स कोड। तो अब निमोनिक्स का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। निमोनिक्स का मतलब होता है ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए हम लोगों ने एक बुक में भी पढ़ा है और ऐसे भी कई लोग इजाद किए हैं। हम लोगों ने फॉर्म किया है विग्योर। तो इसका मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष में ये सब कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये इंद्रधनुष के 7 रंग है। तो ये इसे बोला जा सकता है कि ये एक निमोनिक है जिसके जरिए हम लोगों को इंद्रधनुष के कलर एकदम याद हैं। तो इसे हिंदी में बोला जाता है स्मृति विज्ञान। और ये इस्तेमाल किया गया असेंबली लैंग्वेज में ताकि 0 और 1 को मतलब उनके बदले में इस्तेमाल किया गया। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जाहिर सा बात है पहले 0 और 1 में लिखा जाता था प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। चूँकि ये लो लेवल लैंग्वेज है इसीलिए ये भी मशीन डिपेंडेंट था, मतलब जिस मशीन पे जिस कंप्यूटर पे लिखा गया है सिर्फ उसी कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम चलेगा, बाकी दूसरे पे नहीं चलेगा। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। जाहिर सा बात है असेंबली लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है वह थोड़ा सिंपल था, थोड़ा आसान था और कम टाइम लेता था मशीन लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बेसिक जो डिफरेंस होते हैं वो यहाँ आप लोगों ने देख लिया। ये स्लाइड मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल देता हूँ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता था 0 और 1 के फॉर्म में। तो जैसे अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है, 10 और नंबर 20 को ऐड करना है, 10 और 20 को ऐड करना है, तो हम अगर इसे मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे तो 10 को पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी डिजिट्स में। तो 10 का बाइनरी संख्या होता है 0101, फिर बीच में प्लस साइन देंगे, और 20 का भी बाइनरी कोड होता है 10100। तो मतलब इस तरीके से हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या है, निमोनिक्स का इस्तेमाल किया गया, निमोनिक कोड का। तो निमोनिक कोड कहने का मतलब कि ऐसे हमें लिखना पड़ता था, ऐड 10 20। ये कहने का मतलब हुआ ऐड मतलब एडिशन करिए इस नंबर का इस नंबर के साथ और हमें रिजल्ट दीजिए। तो यही बेसिक डिफरेंस हुआ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली यही थे। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तर की भाषा के लिए हार्डवेयर के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मशीन पर निर्भर है। जाहिर सा बात है निम्न स्तर भाषा लिखने के लिए हमें जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कहने का मतलब
मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो हार्डवेयर जैसे मदरबोर्ड हो गया, उसमें लगा हुआ चिप जो होता है सर्किट, वो सीपीयू, फिर रैम रोम, ये सब का हमें नॉलेज होना चाहिए था, तभी जाके हम लोग लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिख सकते थे। और ये मशीन डिपेंडेंट भी है। लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है वह उसी मशीन पे चलेगा जिस पे वह लिखा गया है, इसीलिए हमें हार्डवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। मतलब किस तरीके का हार्डवेयर का नॉलेज, कहने का मतलब कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसकी क्या क्षमता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम से हार्डवेयर के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता, इससे निजात पाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज विकसित की गई, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य अंग्रेजी जैसा समझने में आसान शब्दों का उपयोग करती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका विकसित इसीलिए हुआ ताकि हमें हार्डवेयर की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी जो भाषा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी भाषा में हम लोग कंप्यूटर को निर्देश दें और प्रोग्राम लिखें। उच्च स्तर की भाषाएं कंप्यूटर स्वतंत्र हैं, मतलब कि यह ऐसा नहीं है कि लो लेवल लैंग्वेज की तरह कि जिस कंप्यूटर पे लिखा गया है ये सिर्फ प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पे चलेगा, मतलब किसी आज के ज़माने की तरह प्रोग्राम्स हैं, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे वो चल जाएगा और प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान और सरल हो जाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब कंप्यूटर स्वतंत्र है, और इसमें प्रोग्राम लिखना आसान और ईजी है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ लैंग्वेजेस के उदाहरण दिए रहेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी, और उसमें पूछा जाएगा इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है। तो चलिए यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं उसे मैंने डिस्कस कर किया है। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो ये मुख्य रूप से पहले के दिनों में माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। तो माइक्रो कंप्यूटर, आप लोग कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे, उसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, वर्क स्टेशन, ये सब था, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता था। फिर दूसरा टाइप का जो हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त एक मानकीकृत भाषा। तो ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज था जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, तो कमर्शियल कहने का मतलब कि उसे किसी व्यापार में, किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था कमर्शियल कामों के लिए। तो आज की डेट में जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे SAP हो गया या फिर ERP हो गया। SAP सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, और ERP का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सब डेटा बेस सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एडवांस्ड चीज़ है। फिर तीसरा है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया गया था इसका, फोर्ट्रन का। वैज्ञानिक समुदाय के बीच सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है फोर्ट्रन। तो फोर्ट्रन, कोबोल और बेसिक के बारे में अगर एग्जाम में कुछ डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन किया जाता था, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये सबसे मतलब प्रचलित भाषा था, कंप्यूटर भाषा। अब चलिए थोड़ा सा इन सब के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रकार हैं। तो आप लोग इनका नाम सुने होंगे, C++। तो सी जो था वो एक संरचित प्रोग्रामिंग भाषा जिसका प्रयोग सभी उद्देश्यों जैसे वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, विकासशील गेम्स इत्यादि के लिए किया गया है। तो ये C और C++ का इस्तेमाल आज भी होता है। और अगर कोई प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह ये कोर्स करते हैं तो इसमें सबसे बेसिक, सबसे पहले अगर कोई कंप्यूटर भाषा पढ़ाया जाता है तो यही दोनों है, C, उसके बाद C++। तो ये सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे भी इस्तेमाल होता है। तो गेम्स जो आप लोग कंप्यूटर पे खेलते हैं वो भी C लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और C का एडवांस्ड वर्जन है C++। अब कुछ और हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, डेल्फी, पर्ल, PHP, ECMA स्क्रिप्ट, रूबी, C#, ये नहीं है, C# इसे बोला जाता है, जावा और बाकी सब। तो चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो ये सब शब्द आप लोग सुने होंगे लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज मशीन स्वतंत्र है। तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पे निर्भर नहीं करता है, वो किसी भी मशीन पे वो चल जाएगा। और असेंबली भाषा
हालांकि यह मशीन पर निर्भर है, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा गया है वह मशीन पर निर्भर है। फिर भी निर्देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जा रहे निमोनिक्स मशीन द्वारा सीधे समझ में नहीं आते। अब जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है तो जैसे उसका प्रोग्राम ऐसे लिखा होगा, उदाहरण में मैंने बताया ऐड 10 और 20, ये हम लोग तो इस तरीके से लिख के दे देंगे कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली इसे नहीं समझ सकता है। इसे समझने के लिए क्या करेगा कंप्यूटर, पहले इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मैंने पहले की लेक्चर में भी आपको बताया है, कंप्यूटर बस दो ही डिजिट समझता है, दो ही भाषा समझता है, या तो ज़ीरो या फिर वन। वह बाइनरी डिजिट ही समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो हम लोग आज के टाइम में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, और मतलब वो सिमिलर होता है इंग्लिश भाषा के। तो हम लोग तो लिखते हैं उसे इंग्लिश भाषा में, लेकिन क्या करता है कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, वह उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जाके वो मशीन समझता है। मशीन इस बाइनरी डिजिट में ही उसका कैलकुलेशन करता है जो भी काम करना है, और फिर उसके बाद वह जो मैकेनिज़्म है वह हमारे समझने योग्य भाषा में उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके हमें देता है। तो यही इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसीलिए मशीन को दोनों भाषाओं द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को समझने के लिए कंपाइलर और असेंबलर को इन निर्देशों को मशीन भाषा में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो वही मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है जो भाषा को ट्रांसलेट करता है। तो इसका अगर आम भाषा में हम लोग बोलें तो ये एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है, लेकिन कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। तो जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। तो आइए अब हम लोग असेंबलर के बारे में पढ़ते हैं। असेंबलर क्या होता है? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मतलब कार्यक्रमों का सेट, जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा में समकक्ष प्रोग्राम में अनुवाद करता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। तो सपोज करिए कि ये एक कंप्यूटर है और यहाँ आप बैठे, तो आप कंप्यूटर को कोई निर्देश देंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसमें प्रोग्राम लिख के देंगे, जैसे ऐड 10 20। ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी है समझने के लिए। तो हम लोगों ने इसे असेंबली लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को दिया। अब कंप्यूटर डायरेक्ट इसको नहीं समझेगा, इसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर कंप्यूटर समझेगा और इसी 1010 को वो कैलकुलेट करेगा जो भी काम दिया गया है करने के लिए, और फिर उसे ट्रांसलेट करके हमारे समझने योग्य भाषा में उसे हमें प्रस्तुत करेगा। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है असेंबलर। तो इस लाइन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रोग्रामर यानी हम लोग द्वारा असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो हमारे द्वारा लिखा गया जो भी प्रोग्राम, तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में ही वो प्रोग्राम को लिखेंगे, तो उस प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम बोला जाएगा। और अनुवाद के बाद असेंबलर द्वारा उत्पन्न प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यहाँ हमने लिख के दिया तो ये सोर्स प्रोग्राम हुआ, और असेंबलर क्या किया, इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया। तो यही हम लोगों ने पढ़ा असेंबलर के बारे में कि असेंबलर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं कंपाइलर। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा में समकक्ष प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो इसे कंपाइलर कहते हैं। अब पहले की लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था असेंबलर। तो असेंबलर का काम क्या है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना। लेकिन ये है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। अब चलिए, यह पूरे उच्च स्तरीय भाषा कार्यक्रम को एक बार में ही मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग C++ द्वारा किया जाता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और पूरे प्रोग्राम को, जैसे कि सपोज करिए ये इतने एक पेज का प्रोग्राम है, इसमें 10 लाइन लिखा हुआ है, तो ये पूरे को एक बार में ही कन्वर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, यानी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये देगा। अब फिर वही पॉइंट, प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। मतलब कि हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में जिस प्रोग्राम को लिखा उसे सोर्स प्रोग्राम बोला जाएगा,
और फिर कंपाइलर उसे जब कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 के फॉर्म में, तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोला जाता है। तो चलिए, अभी तक हमने कंपाइलर और असेंबलर के बारे में देखा। इस लाइन को इस इमेज के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे ये सोर्स प्रोग्राम है, यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा तो इसे सोर्स प्रोग्राम बोला जाएगा। ये बीच में कंपाइलर है, कंप्यूटर में ही ये एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या हुआ, उसे कन्वर्ट किया 0-1 के फॉर्म में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम सेम ही है, बस उसका भाषा चेंज हो गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ये हो गया सोर्स प्रोग्राम। अब अभी तक हम लोगों ने कंपाइलर और असेंबलर पढ़ा। अब एक और टर्म रह गया, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि कंपाइलर का भी तो काम वही होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखते हैं। यह पूरे उच्च स्तरीय भाषा कार्यक्रम को लाइन बाय लाइन द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अब कंपाइलर क्या करता था, सपोज करिए मैंने बताया था एक पेज का एक प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे सोर्स प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या किया, उससे पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करता है और एक ही बार में वो मशीन लेवल लैंग्वेज में वो प्रोग्राम को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर का काम क्या है, काम यही है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन वो लाइन बाय लाइन। जैसे सपोज करिए फर्स्ट लाइन को उसने कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, तो इधर सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखाएगा। फिर सेकेंड लाइन को जब वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, तो इधर सेकेंड लाइन लिखाएगा। ये एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। बहुत सारे आप लोग ये कॉन्फ्रेंस देखते होंगे जहाँ पे एक इंडियन मिनिस्टर अगर चाइना में अगर ये भाषण दे रहा है, तो इंडियन अपने लैंग्वेज में देगा हिंदी में, और चाइनीज़ तो सिर्फ चाइनीज़ समझते हैं या फिर इंग्लिश समझते हैं। तो सपोज़ करिए ये इंडियन भाषा में मतलब हिंदी में वो भाषण दे रहा है, तो उसे क्या समझाता कौन है, बीच में एक इंटरप्रेटर होता है, मतलब ट्रांसलेटर। वो क्या करता है, एक एक लाइन को उसे कन्वर्ट करके उस भाषा में देता है, चाइनीज़ भाषा में। तो यहाँ इंटरप्रेटर मतलब वही हुआ। अब इसका उपयोग जो होता है पाइथन पीएचपी द्वारा किया जाता है। पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और पीएचपी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कंप्यूटर भाषा के बारे में। कंप्यूटर भाषा क्या होता है, किस किस प्रकार के कंप्यूटर भाषा होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है और इंटरप्रेटर होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और कंप्यूटर लैंग्वेज पे बेस्ड एक एमसीक्यू का सीरीज़ मैं बहुत जल्द ही लाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, आप लोग यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।